अध्याय 6 राज्य प्रशासन। राज्यपाल गवर्नर। भारतीय संविधान में राज्यपाल के पद का प्रावधान है। सामान्यतः प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है, किंतु संविधान के 7वें संशोधन अधिनियम 1956 में ये प्रावधान किया गया है कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है, किंतु भारत के राष्ट्रपति की तरह वो भी नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख है। राज्यपाल केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है, इसलिए उसकी दोहरी भूमिका होती है। नियुक्ति और शर्तें। राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उनके हस्ताक्षर और मुहर के साथ की जाती है। राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, किंतु राष्ट्रपति जब तक चाहे वो पद पर तब तक बना रह सकता है। राज्यपाल किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र भी सौंप सकता है। संविधान में राज्यपाल पद पर नियुक्ति के लिए निम्न योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। 1. उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। 2. उसकी आयु 35 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त पिछले कुछ वर्षों में 2 और परंपराएं इस संबंध में विकसित हुई हैं। पहली, उसे एक बाहरी व्यक्ति होना चाहिए, अर्थात उसे उस राज्य से संबंधित नहीं होना चाहिए जहां उसे नियुक्त किया गया है, ताकि वो स्थानीय राजनीति से मुक्त रह सके। दूसरी, राज्यपाल की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करना चाहिए, ताकि राज्य में संवैधानिक तंत्र का सहज कार्यपालन सुनिश्चित हो सके। फिर भी इन दोनों परंपराओं का कुछ मामलों में उल्लंघन हुआ है। इसके अतिरिक्त संविधान में राज्यपाल पद के लिए निम्न शर्तें भी निर्धारित की गई हैं। 1. उसे संसद के किसी सदन अथवा राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। 2. उसे लाभ के किसी अन्य पद पर नहीं होना चाहिए। 3. उसकी परिलब्धियां, वेतन भत्ते और विशेषाधिकार भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। 4. जब एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, तो राज्यों के बीच उसे देय वेतन और भत्तों का आवंटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अनुपात में किया जाएगा। 5. राज्यपाल के वेतन भत्तों तथा परिलब्धियों में उसके कार्यकाल के दौरान कमी नहीं की जाएगी। पृष्ठ 6.2। पृष्ठ 5.40। राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ संबद्ध राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अथवा उसकी अनुपस्थिति में उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाएगी। शक्तियां और कार्य। भारत के राष्ट्रपति की भांति ही राज्यपाल को भी कार्यकारी, विधायी, वित्तीय और न्यायिक शक्तियां प्राप्त होती हैं, किंतु राज्यपाल को कूटनीतिक, सैन्य और आपातकालीन शक्तियां प्राप्त नहीं होती हैं, जो राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। राज्यपाल के कार्य और उसे प्राप्त शक्तियों का अध्ययन निम्न शीर्षकों के तहत किया जा सकता है। 1. कार्यकारी शक्तियां। 2. विधायी शक्तियां। 3. वित्तीय शक्तियां। 4. न्यायिक शक्तियां। कार्यकारी शक्तियां। राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां एवं कार्य निम्न हैं। 1. किसी राज्य की सरकार के सभी शासकीय कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं। 2. वो उस उल्लेख के साथ नियम बना सकेगा जिसके तहत उसके नाम से किए गए आदेशों को कार्य रूप दिया जाए और प्रामाणिक माना जाए। 3. वो राज्य सरकार के कामकाज को सुगम बनाने तथा उन कार्यों को मंत्रियों में बांटने संबंधी नियम बना सकेगा। 4. उसे मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करने का अधिकार भी प्राप्त है। ये राज्यपाल की सहमति से ही पद पर बने रह सकते हैं। राज्यपाल द्वारा छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा राज्यों के लिए जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति की जानी आवश्यक है। 5. राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति, उसके वेतन और परिलब्धियों का निर्धारण करता है। महाधिवक्ता राज्यपाल की सहमति से ही पद पर बना रह सकता है। 6. राज्यपाल राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति तथा उसकी सेवा शर्तों और कार्यकाल का भी निर्धारण करता है। 7. राज्यपाल लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति तो करता है, किंतु इन्हें भारत का राष्ट्रपति ही पद से हटा सकता है, राज्यपाल नहीं। 8. राज्यपाल मुख्यमंत्री से राज्य के प्रशासन से जुड़ी किसी सूचना अथवा विधि निर्माण संबंधी प्रस्तावों की मांग कर सकता है। 9. राज्यपाल मुख्यमंत्री से ऐसे किसी विषय को मंत्रिपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है
जिससे संबंधित निर्णय किसी मंत्री ने लिया हो किंतु मंत्रिपरिषद द्वारा उस पर विचार न किया गया हो। 10. राज्यपाल राष्ट्रपति से राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाने की सिफारिश कर सकता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगे होने की स्थिति में राज्यपाल को राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में व्यापक कार्यपालक अधिकार या शक्तियां प्राप्त होती हैं। 11. वो राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में कार्य करता है और राज्य के विश्वविद्यालयों में उपकुलपतियों की नियुक्ति करता है। पृष्ठ 6.3. विधायी शक्तियां। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग है। उसकी इस हैसियत में राज्यपाल को निम्न विधायी शक्तियां प्राप्त हैं। 1. राज्यपाल को राज्य विधान सत्र बुलाने, उसे स्थगित और भंग करने का अधिकार है। 2. राज्यपाल प्रत्येक आम चुनाव के बाद तथा प्रतिवर्ष राज्य विधानसभा के पहले सत्र की शुरुआत में विधानसभा को संबोधित कर सकता है। 3. राज्यपाल विधानसभा में लंबित विधेयक के संदर्भ में या अन्यथा संदर्भ में राज्य विधानमंडल के किसी एक अथवा दोनों सदनों को संदेश भेज सकता है। 4. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त रहने की स्थिति में राज्यपाल विधानसभा के किसी सदस्य को सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता करने के लिए नियुक्त कर सकता है। 5. राज्यपाल राज्य विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या के 1/6 के बराबर संख्या में उन व्यक्तियों को सदस्य नामित कर सकता है जिनके पास साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा के क्षेत्र का विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव हो। 6. राज्यपाल आंग्ल भारतीय समुदाय के एक व्यक्ति को राज्य विधानसभा के सदस्य के रूप में नामित कर सकता है। 7. राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न पर चुनाव आयोग के परामर्श से निर्णय लेता है। 8. राज्य विधानमंडल द्वारा पारित जब कोई विधेयक राज्यपाल को भेजा जाता है तब राज्यपाल के पास निम्न विकल्प होते हैं। 1. विधेयक पर अपनी सहमति दे या 2. विधेयक पर अपनी सहमति रोक ले या 3. विधेयक को यदि वित्त विधेयक नहीं है राज्य विधानमंडल में पुनर्विचार के लिए लौटा दे। विधेयक यदि दोबारा संशोधन या बिना संशोधन के विधानमंडल द्वारा पारित कर दिया जाता है तब राज्यपाल को विधेयक पर अपनी सहमति देना आवश्यक हो जाता है। 4. विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख दे। 9. राज्यपाल को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित ऐसे किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ प्रारक्षित कर लेना चाहिए जिससे राज्य के उच्च न्यायालय की गरिमा खतरे में पड़ती हो। इसके अतिरिक्त सोली सौरभ जी ने यह भी बताया कि विधेयक की प्रकृति यदि निम्न में से किसी भी प्रकार की है राज्यपाल तब भी उसे प्रारक्षित कर सकता है। 1. विधेयक यदि संविधान के प्रावधान के अनुसार न हो। 2. राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अनुरूप न हो। 3. देश के व्यापक हित में न हो। 4. राष्ट्रीय महत्व से जुड़ा हो। 5. संविधान के अनुच्छेद 31A के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से जुड़ा हो। 10. राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सत्रावसान के समय अध्यादेश भी जारी कर सकता है। इस अध्यादेश को राज्य विधानमंडल का सत्र दोबारा शुरू होने पर 6 सप्ताह के भीतर राज्य विधानमंडल द्वारा स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए। राज्यपाल किसी भी अध्यादेश को किसी समय वापस ले सकता है। 11. राज्यपाल राज्य के लेखों से संबंधित राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों को राज्य विधानमंडल के समक्ष रखता है। पृष्ठ 6.4. वित्तीय शक्तियां। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां और कार्य इस प्रकार हैं। 1. राज्यपाल ये सुनिश्चित करता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण राज्य का बजट राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत किया जाए। 2. राज्य विधानमंडल में वित्त विधेयक राज्यपाल की पूर्वानुमति से ही लाया जा सकता है। 3. राज्यपाल की सिफारिश के बिना किसी भी अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है। 4. राज्यपाल किसी अप्रत्याशित व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए राज्य की आकस्मिक निधि से अग्रिम राशि ले सकता है। 5. राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष पर पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कर सकता है। न्यायिक शक्तियां। राज्यपाल को प्राप्त न्यायिक शक्तियां और उसके कार्य इस प्रकार हैं। 1.
राज्यपाल किसी व्यक्ति को राज्य के कार्यपालक अधिकार के भीतर के विषय से संबंधित किसी कानून के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दी गई सजा को माफ, लघुकृत तथा निलंबित कर सकता है। राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति से निम्न संदर्भों में भिन्न है। क. राष्ट्रपति मृत्यु को माफ कर सकता है किंतु राज्यपाल नहीं। ख. राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल द्वारा सुनाई गई सजा को माफ कर सकता है जबकि राज्यपाल को ये अधिकार नहीं है। 2. संबद्ध राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति राज्यपाल की सलाह लेता है। 2. राज्यपाल राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से जिला स्तर के न्यायाधीशों की नियुक्ति, तैनाती और उनकी पदोन्नति करता है। 4. राज्यपाल राज्य के उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से राज्य न्यायिक सेवा के पदों, जिला न्यायाधीश को छोड़कर पर नियुक्तियां भी करता है। संवैधानिक स्थिति। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों में संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है। फलस्वरूप राज्यपाल का कार्यकारी प्रमुख का दर्जा नाम मात्र का है। वास्तविक कार्यपालक मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद है। दूसरे शब्दों में राज्यपाल को अपनी शक्तियों का प्रयोग और कार्य मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से करना होता है। तथापि निम्न मामलों में राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। 1. किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ प्रारक्षित कर लिया जाना। 2. राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करना। 3. पड़ोस के किसी केंद्र शासित क्षेत्र के प्रशासक के तौर पर अपना काम करते समय पृष्ठ 6.5। 4. उत्खनन के लिए लाइसेंसों से प्राप्त राशि में से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य द्वारा स्वायत्त जनजातीय जिला परिषद को रॉयल्टी के रूप में भुगतान की जाने वाली राशि के निर्धारण के समय छठी अनुसूची। 5. मुख्यमंत्री से राज्य के प्रशासनिक और विधायी मामलों से संबंधित सूचना प्राप्त करना। 6. राज्य विधानमंडल में किसी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना। 7. राज्य विधानसभा में मंत्रिपरिषद द्वारा विश्वास मत हासिल न करने पर उसे बर्खास्त करना। 8. मंत्रिपरिषद द्वारा बहुमत खो दिए जाने की स्थिति में राज्य विधानसभा को भंग करना। इसके अतिरिक्त राज्यपाल को राष्ट्रपति के निर्देशानुसार कुछ विशेष उत्तरदायित्वों का निर्वाह भी करना होता है। इस संदर्भ में यद्यपि राज्यपाल को मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद से सलाह लेनी होती है, किंतु अंततः राज्यपाल स्वयं के निर्णय और विवेक से ही कार्य करता है। इनके विशेष उत्तरदायित्व हैं: 1. महाराष्ट्र, विदर्भ और मराठवाड़ा के लिए पृथक विकास बोर्ड का गठन। 2. गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ के लिए पृथक विकास बोर्ड का गठन। 3. नागालैंड, नागा पहाड़ी तेनसांग क्षेत्र में आंतरिक उपद्रव जारी रहने तक राज्य में कानून और व्यवस्था संबंधी। 4. असम, जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन संबंधी। 5. मणिपुर, राज्य के पहाड़ी क्षेत्र में प्रशासन संबंधी। 6. सिक्किम, विभिन्न वर्ग के लोगों में शांति स्थापित करने, सामाजिक और आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करने संबंधी। 7. अरुणाचल प्रदेश, राज्य के कानून और व्यवस्था बनाए रखने संबंधी। इस प्रकार भारतीय संघीय प्रणाली में संविधान के द्वारा राज्यपाल को दोहरी भूमिका सौंपी गई है। वो राज्य का संवैधानिक प्रमुख तथा केंद्र राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व भी है। तालिका 6.1 राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेदों पर एक दृष्टि। क्रम संख्या 1 अनुच्छेद संख्या 153 विषय सामग्री राज्यों के राज्यपाल। 2. अनुच्छेद संख्या 154 विषय सामग्री राज्य की कार्यकारी शक्ति। 3. अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। 4. अनुच्छेद 156 राज्यपाल पद का कार्यकाल। 5. 157 राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताएं। 6. अनुच्छेद संख्या 158 राज्यपाल पद की शर्तें। 7. अनुच्छेद संख्या 159 राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण। 8. अनुच्छेद संख्या 160 विषय सामग्री कुछ आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल द्वारा किए जाने वाले कार्य। 9. अनुच्छेद संख्या 161 क्षमादान और अन्य के संबंध में राज्यपाल के अधिकार। क्रम संख्या 10
अनुच्छेद संख्या 162 विषय सामग्री राज्य के कार्यपालक अधिकार की सीमा। 11 अनुच्छेद संख्या 163 राज्यपाल की सहायतार्थ और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद। 12 अनुच्छेद संख्या 164 मंत्रियों की नियुक्ति, शर्तें, वेतन और अन्य से संबंधित प्रावधान। पृष्ठ 6.6। क्रम संख्या 13 अनुच्छेद संख्या 165 विषय सामग्री राज्य के लिए महाधिवक्ता। क्रम संख्या 14 अनुच्छेद संख्या 166 राज्य सरकार के कार्यों का संचालन। 15 अनुच्छेद संख्या 167 राज्यपाल को सूचना देने संबंधी मुख्यमंत्री के कर्तव्य आदि। 16 अनुच्छेद संख्या 174 राज्य विधानसभा के सत्र स्थगन और विधानसभा को भंग किया जाना। क्रम संख्या 17 अनुच्छेद संख्या 175 राज्य विधानमंडल के सदन अथवा दोनों सदनों को संबोधित करने या संदेश भेजने संबंधी राज्यपाल के अधिकार। 18 अनुच्छेद संख्या 176 राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन। 19 अनुच्छेद संख्या 200 राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल की सहमति। 20 अनुच्छेद संख्या 201 राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयकों को सुरक्षित रखा जाना। 21 अनुच्छेद संख्या 213 अध्यादेश जारी करने संबंधी राज्यपाल की शक्ति। 22 अनुच्छेद संख्या 217 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति तथा राज्यपाल की सलाह ली जाएगी। क्रम संख्या 23 अनुच्छेद संख्या 233 विषय सामग्री राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। 24 अनुच्छेद संख्या 234 विषय सामग्री राज्यपाल द्वारा राज्य न्यायिक सेवा में लोगों की नियुक्ति, जिला न्यायाधीशों को छोड़कर। तालिका समाप्त। मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर। संवैधानिक स्थिति। संविधान द्वारा संसदीय प्रणाली की सरकार में जो प्रावधान किया गया है उसके अनुसार राज्यपाल नाम मात्र का कार्यपालक और मुख्यमंत्री वास्तविक कार्यपालक होता है। दूसरे शब्दों में राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है और मुख्यमंत्री सरकार का प्रमुख। इस प्रकार राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री की स्थिति केंद्र स्तर पर प्रधानमंत्री की स्थिति जैसी है। इस संदर्भ में संवैधानिक प्रावधान इस प्रकार हैं। 1. राज्यपाल को उसके विवेकाधीन कार्यों और शक्तियों को छोड़कर अन्य शक्तियों का प्रयोग करने और उसके कार्य में मदद करने और सलाह देने के लिए प्रत्येक राज्य में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 163। 2. मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। 3. अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा ही मुख्यमंत्री की सलाह से की जाएगी। तथापि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा राज्यों के लिए जनजातीय कल्याण मंत्री की भी नियुक्ति होनी चाहिए। 4. मंत्रीगण राज्यपाल की सहमति से ही पद पर बने रह सकेंगे। 5. मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति जवाबदेह होगी। 6. मंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ राज्यपाल द्वारा दिलाई जाएगी। 7. राज्य विधानमंडल का लगातार 6 माह तक सदस्य न रहने की स्थिति में वो मंत्री पद पर बना नहीं रह सकेगा। 8. मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाएगा। पृष्ठ 6.7। 91वें संशोधन अधिनियम 2003 ने निम्न 2 अन्य प्रावधान जोड़े हैं। 1. राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, किंतु एक राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। 2. किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का एक सदस्य यदि दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित किया जाता है तो वो मंत्री के रूप में नियुक्त होने के लिए भी अयोग्य होगा। कार्य और शक्तियां। मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियों से संबंधित अध्ययन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। मंत्रिपरिषद के संबंध में राज्य की मंत्रिपरिषद के नेता या प्रमुख के रूप में मुख्यमंत्री को निम्न शक्तियां प्राप्त हैं। 1. वो राज्यपाल से मंत्री पद पर नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की सिफारिश राज्यपाल से करता है। दूसरे शब्दों में राज्यपाल केवल मुख्यमंत्री द्वारा संस्तुत व्यक्तियों को ही मंत्री नियुक्त कर सकता है। 2.
मुख्यमंत्री मंत्रियों के विभागों का आवंटन और उनमें फेरबदल भी करता है। 3. मतभेद होने की स्थिति में मुख्यमंत्री मंत्री से त्यागपत्र मांग सकता है अथवा राज्यपाल को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। 4. मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है और बैठकों में महत्वपूर्ण निर्णय भी वही लेता है। 5. मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों के कार्यों और गतिविधियों को निर्देशित और नियंत्रित करता तथा उनके बीच तालमेल बैठाए रखता है। 6. अपने पद से त्यागपत्र देकर मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद को समाप्त कर सकता है। चूंकि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है, अतः उसके त्यागपत्र देने अथवा उसकी मृत्यु होने से मंत्रिपरिषद स्वतः ही भंग हो जाती है। राज्यपाल के संबंध में मुख्यमंत्री को राज्यपाल के संबंध में निम्न अधिकार हैं। 1. मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी है। अपनी इस पद स्थिति में मुख्यमंत्री निम्न कार्य अनुच्छेद 167 करता है। क. राज्य के प्रशासन से जुड़े तथा विधायी प्रस्तावों के संबंध में मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए सभी निर्णयों की जानकारी राज्यपाल को देता है। ख. राज्यपाल के मांगने पर राज्य के प्रशासन से जुड़ी और विधि निर्माण प्रस्तावों से जुड़ी सभी सूचनाएं राज्यपाल को उपलब्ध कराता है। ग. राज्यपाल द्वारा अपेक्षित किसी भी ऐसे विषय को मंत्रिपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत करता है जिस विषय पर किसी मंत्री ने निर्णय लिया हो किंतु उस पर मंत्रिपरिषद ने विचार न किया हो। 2. मुख्यमंत्री राज्य के महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों, राज्य चुनाव आयुक्त आदि जैसे महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को सलाह देता है। राज्य विधानमंडल के संबंध में मुख्यमंत्री सदन का नेता होता है तथा अपनी स्थिति में उसे निम्न अधिकार होते हैं। 1. मुख्यमंत्री राज्य विधानमंडल के सत्र को बुलाने और उसे स्थगित करने के संबंध में राज्यपाल को सलाह देता है। 2. मुख्यमंत्री किसी भी समय राज्य विधानसभा को भंग करने की सिफारिश राज्यपाल से कर सकता है। 3. मुख्यमंत्री सदन में सरकार की नीतियों की घोषणा भी करता है। पृष्ठ 6.8। अन्य शक्तियां एवं कार्य। उल्लिखित के अलावा मुख्यमंत्री राज्य प्रशासन में निम्न भूमिकाएं भी निभाता है। 1. वो राज्य नियोजन बोर्ड का अध्यक्ष होता है। 2. वो चक्रीय आधार पर संबंधित क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है और एक बार में 1 वर्ष की अवधि के लिए ये पद संभालता है। 3. वो अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है। इन दोनों परिषदों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। 4. वो राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। 5. वो आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर मुख्य संकट प्रबंधक होता है। 6. राज्य के नेता के रूप में वो लोगों के विभिन्न वर्गों से मिलता है और उनकी समस्याओं से जुड़े स्मरण पत्र प्राप्त करता है। 7. वो सत्तासीन दल का नेता होता है। 8. वो सेवाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। इस प्रकार मुख्यमंत्री की राज्य प्रशासन में अति महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका होती है। तथापि राज्यपाल को प्राप्त विवेकाधीन शक्तियों के कारण राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री की शक्ति, प्राधिकार, प्रभाव, प्रतिक्रिया और उसकी भूमिका में कमी आई है। राज्य की मंत्रिपरिषद। भारत का संविधान राज्यों में संघीय प्रतिरूप पर सरकार की एक संसदीय प्रणाली उपलब्ध कराता है। इसलिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद एक राज्य की राजनीतिक प्रशासनिक प्रणाली में वास्तविक कार्यकारी सत्ता होती है। राज्य में मंत्रिपरिषद का गठन एवं कार्य उसी प्रकार का होता है जैसा कि केंद्र में मंत्रिपरिषद का होता है। संगठन। संविधान में राज्य मंत्रिपरिषद का आकार और मंत्रियों के श्रेणीक्रम को निर्दिष्ट नहीं किया गया है। इसका निर्धारण परिस्थिति एवं समय की जरूरतों के अनुसार मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। केंद्र की भांति राज्यों में भी मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियां कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री होती हैं। उनके पदानुक्रम, लाभों और राजनीतिक महत्व के आधार पर उनके बीच अंतर किया जा सकता है। इन सभी मंत्रियों के शीर्ष पर मुख्यमंत्री होता है, जो कि राज्य में सर्वोच्च शासन प्राधिकारी होता है। कैबिनेट मंत्री राज्य के महत्वपूर्ण विभागों जैसे गृह, शिक्षा, वित्त, कृषि इत्यादि के मुखिया होते हैं। वे मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं और इसकी बैठकों में भाग लेते हैं तथा नीति निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार उनकी जिम्मेदारियां
राज्य सरकार के सभी क्षेत्रों में फैली होती हैं। राज्य मंत्रियों को विभागों का स्वतंत्र अधिभार दिया जाता है या उन्हें कैबिनेट मंत्रियों के साथ संलग्न किया जा सकता है। फिर भी वे मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते हैं और मंत्रिमंडल की बैठकों में तब तक हिस्सा नहीं ले सकते हैं जब तक उन्हें मंत्रिमंडल द्वारा उनके विभागों से जुड़े मामलों में विचार विमर्श के लिए विशेष रूप से आमंत्रित न किया जाए। पृष्ठ 6.9। अगली श्रेणी में उपमंत्री आते हैं। उन्हें विभागों का स्वतंत्र अधिभार नहीं दिया जाता है। उन्हें कैबिनेट मंत्रियों के साथ संलग्न किया जाता है और वे कैबिनेट मंत्रियों को उनके प्रशासनिक, राजनीतिक और संसदीय कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करते हैं। वे मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते हैं और उसकी बैठकों में भाग नहीं लेते हैं। कभी कभी मंत्रिपरिषद में एक उप मुख्यमंत्री को भी शामिल किया जा सकता है। इस प्रकार आंध्र प्रदेश में 1956 तक उप मुख्यमंत्री का पद मौजूद था। पश्चिमी बंगाल में इस पद का सृजन 1967 में किया गया। हाल ही के समय में राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में भी इस पद की रचना की गई। उप मुख्यमंत्रियों को अधिकांशतः स्थानीय राजनीतिक कारणों से नियुक्त किया जाता है। मंत्रिमंडल या कैबिनेट। कैबिनेट एक लघुतर निकाय होता है जो कि मंत्रिपरिषद का नाभिक होता है। इसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। ये राज्य सरकार में सत्ता का वास्तविक केंद्र होता है। ये निम्न भूमिका निष्पादित करता है। 1. ये एक राज्य के राजनीतिक प्रशासनिक तंत्र में निर्णय लेने वाली उच्चतम सत्ता है। 2. ये राज्य सरकार का मुख्य नीति निर्माण निकाय होता है। 3. ये राज्य सरकार की सर्वोच्च कार्यकारी सत्ता है। 4. ये राज्य प्रशासन का मुख्य समन्वय करता है। 5. ये राज्यपाल का एक परामर्शी निकाय है। 6. ये मुख्य संकट प्रबंधक होता है और सभी आपातकालीन स्थितियों से निपटता है। 7. ये सभी प्रमुख विधायी और वित्तीय मामलों को निपटाता है। 8. ये संवैधानिक प्राधिकरणों और वरिष्ठ सचिवालय प्रशासकों जैसी उच्चतर नियुक्तियों पर नियंत्रण रखता है। कैबिनेट समितियां। कैबिनेट कई समितियों के माध्यम से कार्य करती है जिन्हें कैबिनेट या मंत्रिमंडल समितियां कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं, स्थायी और तदर्थ। पहले प्रकार की समितियां स्थायी प्रकृति की होती हैं जबकि दूसरे प्रकार की समितियां अस्थायी प्रकृति की होती हैं। इनका गठन मुख्यमंत्री द्वारा परिस्थितियों की मांग और समय की अत्यावश्यकता के अनुसार किया जाता है। इसलिए इनकी संख्या, नामावली और संगठन समय समय पर बदलता रहता है। ये न केवल कैबिनेट के विचार विमर्श हेतु मुद्दों को चयनित करती हैं और प्रस्ताव निर्मित करती हैं बल्कि निर्णय भी लेती हैं। फिर भी मंत्रिमंडल इनके निर्णयों पर पुनर्विचार कर सकता है। राज्य सचिवालय। अर्थ: प्रत्येक राज्य का अपना सचिवालय होता है जो राज्य प्रशासन तंत्र का केंद्र होता है। इसमें राज्य सरकार के कई विभाग होते हैं। विभागों के राजनीतिक प्रमुख, मंत्री और प्रशासनिक प्रमुख सचिव होते हैं। मुख्य सचिव पूरे राज्य सचिवालय का प्रधान होता है, जबकि सचिव 1 या 2 विभाग या विभागों का प्रमुख होता है। सचिव प्रायः वरिष्ठ IAS अधिकारी होते हैं जिन्हें सामान्यज्ञ भी कहा जाता है। इस नियम के अपवाद स्वरूप लोक निर्माण विभाग का प्रमुख मुख्य अभियंता विशेषज्ञ वर्ग का होता है। यहाँ ये ध्यान देने योग्य है कि सचिव पूरे राज्य सरकार का सचिव होता है, न कि किसी मंत्री विशेष का। पृष्ठ 6.10। संगठन। विभिन्न राज्यों के सचिवालय में विभागों की संख्या अलग अलग है, जो 15 से 35 के बीच होती है। जो विभाग अधिकांश राज्यों में होते हैं वे इस प्रकार हैं: सामान्य प्रशासन, गृह, वित्त, कारागार, राजस्व, वन, कृषि, श्रम और रोजगार, पंचायती राज, लोक निर्माण, शिक्षा, योजना, सिंचाई और बिजली, कानून, समाज कल्याण, आवास, नागरिक आपूर्ति, परिवहन, स्थानीय शासन, उत्पाद शुल्क व कराधान, उद्योग धंधे, सूचना व प्रचार, सहकारिता, स्वास्थ्य। सामान्यतः प्रत्येक सचिव को 1 से अधिक विभागों का अधिभार दिया जाता है, इसलिए सचिवालयी विभागों की संख्या सचिवों से अधिक होती है। कार्मिक। सचिवालय के विभाग में अधिकारी होते हैं जिनकी नियुक्ति निर्धारित कार्यकाल के लिए होती है।
सचिवालय के अधिकारियों का पद क्रम इस प्रकार है: सचिव, विशेष सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव, सहायक सचिव। सचिवालय में उक्त अधिकारियों के अधीन निम्न श्रेणी के कर्मचारी भी होते हैं: अधीक्षक या अनुभाग अधिकारी, सहायक अधीक्षक, उच्च श्रेणी लिपिक, अवर श्रेणी लिपिक, आशुलिपिक, टंकक और टंकक, श्रमिक कर्मचारी। पृष्ठ 6.11। कार्य: सचिवालय एक स्टाफ एजेंसी है। इसका प्रमुख कार्य मंत्री को उसकी भूमिका के निर्वहन में सहायता प्रदान करना है। सचिवालय द्वारा निम्न कार्य किए जाते हैं: 1. राज्य सरकार की नीतियां और कार्यक्रम तैयार करना। 2. राज्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के मध्य तालमेल बनाए रखना। 3. राज्य का बजट तैयार करना तथा सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण रखना। 4. विधान, नियम तथा विनियम बनाना। 5. फील्ड एजेंसियों द्वारा नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर ध्यान देना। 6. नीतियों के कार्यान्वयन के परिणामों की समीक्षा करना। 7. केंद्र और अन्य राज्य सरकारों के साथ संपर्क बनाए रखना। 8. सांगठनिक स्पर्धा विकसित करने के उपाय शुरू करना, अर्थात संगठन और पद्धति से जुड़े कार्य के उपाय करना। 9. मंत्रियों को राज्य विधानमंडल से जुड़ी जिम्मेदारियों जैसे सदन में प्रश्नों का उत्तर देना के निर्वहन में सहायता प्रदान करना। 10. विभाग प्रमुखों की नियुक्ति करना तथा वेतन, प्रशासन जैसे संस्थापना कार्य की देखरेख करना। 11. राज्य सरकार के सूचना भंडार के रूप में कार्य करना। 12. राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने की संभावनाओं का पता लगाना। 13. सर्वसाधारण की शिकायतें, अध्यावेदन और अपीलें प्राप्त कर उनका समाधान और निराकरण करना। 14. सेवा संबंधी नियमों और उनमें संशोधनों का अनुमोदन करना। मुख्य सचिव पद स्थिति: मुख्य सचिव का पद मूलतया ब्रिटिश शासनकालीन केंद्र सरकार की देन है। वर्ष 1799 में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने इस पद का सृजन किया था। इस पद पर पहली बार G.S. बार्लो बैठे थे। समयांतराल पर स्वतंत्रता प्राप्ति से कई वर्ष पहले ही ये पद केंद्र सरकार से लुप्त होकर राज्य सरकार का पद बन गया था। मुख्य सचिव राज्य सचिवालय का शासकीय प्रधान होता है। वो राज्य प्रशासन का प्रशासनिक प्रमुख होता है तथा राज्य के प्रशासनिक पदानुक्रम में उसका सर्वोच्च स्थान है। अन्य सचिवों की तुलना में मुख्य सचिव शीर्ष होता है। वस्तुतः मुख्य सचिव सचिवों का प्रमुख है तथा सचिवालय के सभी विभाग उसके नियंत्रण में होते हैं। वो पूरे राज्य प्रशासन का नेता, मार्गदर्शक और नियंत्रक है। उसकी पद स्थिति अति महत्वपूर्ण है तथा राज्य की प्रशासनिक प्रणाली में उसकी अलग अलग भूमिकाएं हैं। पृष्ठ 6.12। वर्ष 1973 से मुख्य सचिव सभी राज्यों में वरिष्ठतम लोक सेवक माना जाता है। उससे पहले मुख्य सचिव को पंजाब में वित्त आयुक्त से तथा उत्तर प्रदेश में राजस्व बोर्ड के सदस्य से कनिष्ठ माना जाता था। दूसरी ओर तमिलनाडु में मुख्य सचिव वरिष्ठतम लोक सेवक था। तथापि प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर वर्ष 1973 में इस पद का मानकीकरण किया गया तथा इस पद को दर्जे और परिलब्धियों दोनों ही दृष्टि से केंद्र सरकार के सचिव के पद के समतुल्य बनाया गया। मुख्य सचिव का चयन मुख्यमंत्री द्वारा राज्य कैडर के वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के अधिकारियों में से किया जाता है। सामान्यतः मुख्यमंत्री द्वारा इस संदर्भ में 3 कारकों को ध्यानागत रखा जाता है: अधिकारी की वरिष्ठता, सेवा रिकॉर्ड, अधिकारी का निष्पादन एवं योग्यता तथा अधिकारी में उसका विश्वास एवं भरोसा। इसके अतिरिक्त मुख्य सचिव पद को कार्यकाल प्रणाली से अलग रखा गया है, अर्थात इस पद का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। शक्तियां और कार्य: मुख्य सचिव के कार्य और उसकी शक्तियों का उल्लेख राज्य सरकार द्वारा तैयार सरकारी कार्य नियमावली रूल्स ऑफ बिजनेस में है। उसे पारंपरिक आधार पर भी कुछ कार्य शक्तियां प्राप्त हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है। मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में मुख्य सचिव राज्य प्रशासन से जुड़े सभी मामलों में मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार के रूप में कार्य करता है। मुख्यमंत्री राज्य के शासन से संबंधित सभी नीतिगत मुद्दों पर मुख्य सचिव से परामर्श करता है।
मुख्य सचिव राज्य के मंत्रियों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों से संबंधित प्रशासनिक अड़चनों की जानकारी मुख्यमंत्री को देता है। मुख्य सचिव राज्य सरकार के सचिवों और मुख्यमंत्री के बीच की कड़ी के रूप में भी कार्य करता है। मंत्रिमंडल के सचिव के रूप में मुख्य सचिव राज्य मंत्रिमंडल के सचिव के रूप में कार्य करता है। वो मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है तथा आवश्यकतानुसार कैबिनेट और उसकी उपसमितियों की बैठक में भाग लेता है। मुख्य सचिव मंत्रिमंडल की बैठक की कार्यसूची तैयार करता है और बैठक की कार्यवाहियों का रिकॉर्ड भी रखता है। वो इन बैठकों में लिए गए निर्णयों को कार्यान्वित करता है। लोक सेवा के प्रमुख के रूप में मुख्य सचिव राज्य लोक सेवा के प्रमुख के रूप में कार्य करता है। वो राज्य के वरिष्ठ लोक सेवकों की नियुक्ति, स्थानांतरण तथा पदोन्नति से जुड़े मामले देखता है। वो राज्य की लोक सेवा के मनोबल को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वो सभी लोक सेवकों की चेतना का रखवाला होता है। प्रमुख समन्वयक के रूप में मुख्य सचिव राज्य प्रशासन का प्रमुख समन्वयक, तालमेल बैठाए रखने का कार्य करने वाला है। सचिवालय स्तर पर उसका कार्य अंतर विभागीय समन्वयन सुनिश्चित करना है। वो सचिवों को अंतर विभागीय कठिनाइयों के संबंध में सलाह देता है। वो अंतर विभागीय विवादों के समाधान के लिए गठित समन्वयन समिति का अध्यक्ष होता है। वो विभागों के सचिव की बैठकों की अध्यक्षता भी करता है। सचिवालय स्तर से नीचे के संभागीय आयुक्त, जिलाधीशों और जिला प्रशासन के विभागाध्यक्षों की बैठकों, सम्मेलनों की भी अध्यक्षता मुख्य सचिव द्वारा की जाती है और उनके बीच समन्वयन स्थापित किया जाता है। कुछ विभागों के प्रमुख के रूप में मुख्य सचिव सचिवालय के कुछ विभागों का भी प्रशासनिक प्रमुख होता है। तथापि हर राज्य में उसकी पद स्थिति एक सी नहीं होती, अर्थात इस मामले में देश भर में एक रूपता नहीं है। अधिकांश राज्यों में सामान्य प्रशासन विभाग, कार्मिक विभाग, योजना विभाग और प्रशासनिक सुधार विभाग सीधे तौर पर मुख्य सचिव के प्रभार में होते हैं। राज्य सचिवालय में सामान्य प्रशासन विभाग सबसे महत्वपूर्ण होता है, जिसका राजनीतिक प्रमुख स्वयं मुख्यमंत्री होता है। ये विभाग राज्य सरकार के समस्त कामकाज को प्रभावित करने वाले विभिन्न मामलों से संबद्ध है। पृष्ठ 6.13। संकटकालीन प्रशासक के रूप में मुख्य सचिव बाढ़, सूखा, सांप्रदायिक दंगों और अन्य आपदाओं के समय अति महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ऐसे समय में वो राहत कार्यों में लगे अधिकारियों और एजेंसियों को मार्गदर्शन और नेतृत्व प्रदान करता है। मुख्य सचिव सामान्यतः संकटकाल के दौरान उच्च स्तरीय निर्णय लेने के लिए गठित समितियों का अध्यक्ष या महत्वपूर्ण सदस्य होता है। वास्तविकता यह है कि मुख्य सचिव संकटकाल के प्रमुख प्रशासक के रूप में कार्य करता है और राहत कार्य से संबद्ध सभी अधिकारियों के लिए राज्य सरकार का विशेष रूप से प्रतिनिधित्व करता है। अन्य कार्य और भूमिकाएं मुख्य सचिव के अन्य कार्य और भूमिकाएं निम्न हैं। क. मुख्य सचिव उन सब कार्यों को देखता है जो दूसरे सचिवों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। ख. मुख्य सचिव क्षेत्रीय परिषद में अपनी बारी के आधार पर सचिव के रूप में कार्य करता है। क्षेत्रीय परिषद में कुछ राज्य शामिल होते हैं। प्रत्येक राज्य को परिषद का सदस्य माना जाता है। प्रत्येक राज्य का मुख्य सचिव बारी बारी से परिषद के सचिव का कार्य देखता है। ग. मुख्य सचिव पूरे राज्य सचिवालय को नियंत्रित करता है तथा उसका कुशलतापूर्वक पर्यवेक्षण करता है। घ. मुख्य सचिव का सचिवालय भवन, मंत्री से संबद्ध स्टाफ, केंद्रीय अभिलेखागार, सचिवालय के पुस्तकालय, सचिवालय के विभागों की संरक्षा और निगरानी कार्य से जुड़े स्टाफ पर प्रशासनिक नियंत्रण रहता है। अंग. मुख्य सचिव अपनी सरकार, केंद्र सरकार और अन्य राज्य सरकारों के मध्य संपर्क और संवाद का मुख्य माध्यम होता है। च. वो कानून और व्यवस्था तथा नियोजन से जुड़े प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। छ. वो केंद्रीय कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में होने वाले मुख्य सचिवों के वार्षिक सम्मेलन में भाग लेता है। ज. वो राज्य सरकार के प्रवक्ता का कार्य भी करता है। झ. वो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने और केंद्र की ओर से राज्यपाल के सलाहकार का पद संभालता है। य. वो राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में भी शामिल होता है। ट. वो राज्य सरकार के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी का कार्य भी देखता है। मुख्य सचिव बनाम मंत्रिमंडल सचिव। केंद्र सरकार में राज्य के मुख्य सचिव पद के समतुल्य कोई पद नहीं है।
केंद्रीय कैबिनेट सचिव को ही राज्य के मुख्य सचिव के समकक्ष माना जा सकता है। वास्तविकता ये है कि मुख्य सचिव द्वारा प्रशासन में जितने अधिक कार्य किए जाते हैं और भिन्न भिन्न भूमिकाएं अकेले निभाई जाती हैं, उन कार्यों के लिए केंद्र सरकार में कैबिनेट सचिव, कार्मिक सचिव, गृह सचिव और वित्त सचिव हैं। मुख्य सचिव और मंत्रिमंडल सचिव में समानताएं इस प्रकार हैं: 1. दोनों अपने अपने मुख्य कार्यपालकों के प्रमुख सलाहकार हैं। 2. दोनों अपने अपने प्रशासन के मुख्य समन्वयक हैं। 3. दोनों अपने अपने मंत्रिमंडल के सचिव हैं। 4. दोनों अपने अपने कैबिनेट सचिवालयों के प्रशासनिक प्रमुख हैं। 5. दोनों पदों की उत्पत्ति केंद्र स्तर पर हुई है। 6. दोनों अपने अपने मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों को कार्यान्वित करते हैं। 7. दोनों अपनी अपनी लोक सेवाओं के प्रमुख हैं। पृष्ठ 6.14। मुख्य सचिव और मंत्रिमंडल सचिव में निम्न असमानताएं हैं। 1. मुख्य सचिव के कार्य एवं शक्तियां कैबिनेट सचिव की तुलना में बहुत अधिक हैं। 2. मुख्य सचिव राज्य सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है, जबकि कैबिनेट सचिव केंद्रीय सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख नहीं होता है। 3. मुख्य सचिव राज्य के सचिवों का प्रधान होता है, जबकि मंत्रिमंडल सचिव केंद्र सरकार के सचिवों का प्रधान नहीं होता है, बल्कि समान दर्जाधारी प्रथम या सर्वोच्च अधिकारी होता है। 4. मुख्य सचिव राज्य स्तर पर वे सब कार्य देखता है जो कार्य अन्य सचिवों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं, किंतु केंद्रीय कैबिनेट सचिव के मामले में ऐसा नहीं है। केंद्र स्तर पर ये कार्य प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव देखता है, जो प्रधानमंत्री कार्यालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है। 5. राज्य सचिवालय के कुछ विभाग सीधे मुख्य सचिव के अधीन होते हैं, किंतु कैबिनेट सचिव के अधीन कैबिनेट सचिवालय के अतिरिक्त केंद्रीय सचिवालय का कोई भी विभाग नहीं होता। निदेशालय अर्थ राज्य स्तर पर सरकार के 3 घटक हैं: मंत्री, सचिव और कार्यकारी प्रमुख। मंत्री और सचिव को मिलाकर सचिवालय का गठन हुआ है। दूसरी ओर कार्यकारी प्रमुख के कार्यालय को निदेशालय का नाम दिया गया है। इसका दायित्व सचिवालय द्वारा बनाई गई नीतियों को कार्य रूप देना है। निदेशालय राज्य सचिवालय के अधीन कार्य करते हैं। सचिवालय स्टाफ एजेंसी है, जबकि निदेशालय लाइन एजेंसी अर्थात सचिवालय नीति निर्धारण कार्य से संबद्ध है और निदेशालय नीति कार्यान्वयन से। इस प्रकार निदेशालय राज्य सरकारों के कार्यकारी अंग हैं। निदेशालयों को कार्यकारी विभाग भी कहते हैं, जो सचिवालय के विभागों से बिल्कुल अलग हैं। कुछ मामलों को छोड़ दे तो सचिवालय के प्रत्येक विभाग का सम्मिलित कार्यकारी विभाग है। प्रमुख निदेशालय एक नियम की तरह सचिवालय से बाहर स्थित होगा। इनकी सांगठनिक इकाइयां अलग अलग होती हैं। निदेशालय का प्रधान एक निदेशक होता है, जिसकी सहायतार्थ अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक और सहायक निदेशक होते हैं। इसके अतिरिक्त निदेशालय के प्रधान को विभिन्न नामों से भी जाना जाता है, जैसे आयुक्त, महानिदेशक, महानिरीक्षक, रजिस्ट्रार, नियंत्रक, मुख्य अभियंता, मुख्य संरक्षक आदि। यहाँ एक तालिका है, इसमें निदेशालयों के नामों तथा उसके प्रधानों के पदनामों का उल्लेख किया जा रहा है। पृष्ठ 6.15। तालिका 6.2 निदेशालय और उनके प्रमुख। क्रम संख्या 1 निदेशालय या कार्यकारी विभाग, कृषि विभाग। प्रमुखों के पदनाम: कृषि निदेशक। 2 पशुपालन विभाग, पशुपालन निदेशक। 3 सहकारिता विभाग, पंजीयक सहकारिता संघ। 4 शिक्षा विभाग, शिक्षा निदेशक। 5 सीमा शुल्क विभाग, सीमा शुल्क आयुक्त। 6 वन विभाग, मुख्य वन संरक्षक। 7 आवास विभाग, आवास आयुक्त। 8 सिंचाई विभाग, मुख्य अभियंता सिंचाई। 9 कारागार विभाग, महानिरीक्षक कारागार। 10 श्रम विभाग, श्रम आयुक्त। 11 पुलिस विभाग, पुलिस महानिदेशक। 12 बिक्री कर विभाग, बिक्री कर आयुक्त। 13 मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, मुद्रण और लेखा सामग्री नियंत्रक। 14 रोजगार निदेशालय, रोजगार निदेशक। 15 उद्योग निदेशालय, उद्योग निदेशक। तालिका समाप्त। कार्य निदेशालय प्रमुख के कार्य इस प्रकार हैं: 1 मंत्रियों को तकनीकी सलाह देना। 2 विभाग का बजट तैयार करना। 3
अधीनस्थ अधिकारियों पर नियमानुसार अनुशासनिक शक्तियों का प्रयोग करना। 4. पदोन्नति और अनुशासनिक कार्यवाही के संदर्भ में राज्य लोक सेवा आयोग को सलाह देना। 5. विभाग के जिला स्तरीय स्टाफ द्वारा कार्यान्वित कार्य का निरीक्षण करना। 6. अनुदान का आवंटन करना और बजट को पुनर्नियोजित करना। 7. निर्धारित सीमा और अनुमोदित नियमों के तहत सभी तरह की नियुक्तियां, नियमितीकरण, तैनाती, स्थानांतरण और पदोन्नतियां करना। 8. विभागीय अधिकारियों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना। 9. विभाग की कार्यकुशलता में सुधार लाने के लिए विभागीय अनुसंधान और प्रयोगात्मक कार्यक्रम चलाना। 10. अधिकारियों को सम्मेलनों, अंतर्विभागीय या केंद्र सरकार के सम्मेलनों को छोड़कर में भाग लेने की अनुमति प्रदान करना। पृष्ठ 6.16 राजस्व बोर्ड। अर्थ। राजस्व बोर्ड राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में राज्य सरकार के विस्तृत कार्य को संभालता है। राज्य के राजस्व पदानुक्रम में ये सर्वोच्च निकाय होता है। ये एक स्वायत्त निकाय होता है जिसका गठन राज्य विधानमंडल के एक विशेष अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है। इसलिए ये राज्य सरकार का एक विभाग नहीं होता है और ये राज्य के सरकारी तंत्र के एक भाग का निर्माण नहीं करता है। फिर भी इसके कार्य राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन होते हैं। राजस्व बोर्ड राज्य मुख्यालय और संभाग, जिला प्रशासन के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। इसकी गतिविधियां बहुकार्यात्मक होती हैं और इसका संबंध कई विभागों से होता है। राजस्व बोर्ड एक बहुसदस्यीय निकाय होता है। सदस्यों की जिम्मेदारियां वैयक्तिक और सामूहिक दोनों होती हैं। सदस्यों की संख्या एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग अलग हो सकती है। ये 1 से 6 के बीच होती है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश के राजस्व बोर्ड में 6 सदस्य होते हैं, जबकि बिहार और ओडिशा के राजस्व बोर्डों में केवल एक पूर्णकालिक सदस्य होता है। इसके सदस्य सामान्यतः वरिष्ठ IAS अधिकारी होते हैं। बोर्ड का अपना एक पृथक सचिवालय होता है। कार्य। बोर्ड के कार्यों को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है: परामर्शी, अपीलीय, अर्धन्यायिक और प्रशासनिक। इसके कार्य निम्न हैं। 1. ये राजस्व नीति के सभी मामलों पर और इसको संदर्भित किए गए अन्य मामलों पर राज्य सरकार को विशेषज्ञतापूर्ण परामर्श प्रदान करता है। 2. ये राज्य में सर्वोच्च राजस्व अदालत के रूप में कार्य करता है। ये जिला कलेक्टर और संभागीय आयुक्त जैसे राजस्व प्राधिकारियों द्वारा जारी आदेशों के विरुद्ध दायर की गई याचिकाओं या अपीलों की सुनवाई करता है। 3. ये राज्य के राजस्वों के ऊपर सामान्य अधिवीक्षण